नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी एसएससी मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 से 3 हमारी जीके जीएस की यूपी पुलिस और एसएससी जीडी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास रहती है, जिसमें हम सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन होता है, जिसका हम डीपली तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो खासकर बार बार ये क्वेश्चन ना करिएगा कि ये क्लास किस एग्जाम के लिए, किस एग्जाम के लिए। देखो, पहली बात मैं बता देता हूँ कि खासकर मेरा मेन मोटिव है कि यूपी पुलिस का जो भी री एग्जाम आ रहा है उसके लिए खासकर क्लास है। बाकी जीके जीएस सभी एग्जाम्स में आती है, तो आप बैठ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन हमारा जो उद्देश्य है वो यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल मिस ना करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्लास को लाइव देखें और शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। इस क्लास में सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। सभी जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन होता है और एग्जाम ओरिएंटेड आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी जीके जीएस का आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस क्लास को देखकर, जो कि बच्चों में काफ़ी डर रहता है। मैं आपको पहले इस चीज़ को लेकर एश्योर कर देता हूं कि 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं। आप 30 क्वेश्चन सही करके आओगे। देखो, 100% तो नहीं कर सकता कोई। 100% 38 में 38 तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो कोई नहीं कर सकता, मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन। मतलब 30 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकता हूं, 30 क्वेश्चन आप करके आएंगे। 38 में से 30 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, अपने आप में 30 क्वेश्चन बहुत होता है। तो 30 क्वेश्चन क्लास में ही आपको रिकॉल करा दूंगा चीज़ों को, अलग से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो करते हैं अपनी क्लास का शुभारंभ धमाकेदार तरीके से, शानदार तरीके से। तो आइए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 7 है। कितना है? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है आज हमारा। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन ही आ गया मुझे लग रहा आज। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन क्या है? मुलिंग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हमारा सिक्किम, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है लद्दाख। मुलिंग पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मुलिंग पास कहां लोकेट करता है, कहां स्थित है? कहने का मतलब है, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है लद्दाख। पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूं, जिन्होंने हमारी लास्ट क्लास देख रखी है वो इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। जिन्होंने हमारी लास्ट क्लासेस दे रखी हैं, मैंने दर्रे सभी आपके यूपी पुलिस में मैंने एक दिन क्वेश्चन दिखाया था आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2018 का। उसमें एक दर्रे के बारे में पूछा हुआ था, वो था लिपुलेख दर्रा। जिस राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है उसी राज्य में मुलिंगला दर्रा स्थित है। जिस राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है उसी राज्य में मुलिंगला दर्रा स्थित है। उसी राज्य में नीति दर्रा स्थित है। उसी राज्य में मानाला दर्रा स्थित है। ये प्रमुख दर्रे एक ही राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर हो गया उत्तराखंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। कौन सा आंसर हो गया? उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंग पास कहां स्थित है? उत्तराखंड इज करेक्ट। उत्तराखंड में स्थित है मुलिंग दर्रा। मुलिंग पास इज उत्तराखंड। बाकी सिक्किम में भी मैंने कराया, जो प्रमुख दर्रे थे मैं आपको क्लास में करा चुका हूं। जिन्होंने क्लास ले रखी है, जो भी लाइव क्लास देखता है, मिस नहीं करता है क्लास, वो इजीली इसका आंसर कर पाएगा। दर्रे आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, पासेस पूछे जाते हैं। लिपुलेख पूछा गया, रोहतांग पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार लिपुलेख ना पूछ के मुलिंगला दर्रा पूछ ले। एग्जाम क्वेश्चन मतलब सिलेबस है, ज्योग्राफी आपके सिलेबस में दे रखा है, तो ज्योग्राफी में दर्रे पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो गया उत्तराखंड। बाकी आप हमसे पूछेंगे और प्रमुख दर्रे उत्तराखंड के, तो नीति दर्रा जो है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा कहाँ स्थित है साथियों? उत्तराखंड में स्थित है। बाकी आप हमसे पूछेंगे मानाला दर्रा कहाँ स्थित है, तो मैं आपको बताऊंगा मानाला दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। मानाला दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया था, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, ये प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। मानाला, नीतिला और मुलिंगला ये प्रमुख दर्रे कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, नाथुला दर्रा पूछा गया एग्जाम्स में है, हो सकता है सिक्किम का दर्रा पूछ ले आपके एग्जाम्स में, यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बाकी एक प्रमुख दर्रा और है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। बाकी लद्दाख में कई दर्रे स्थित है, मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं प्रमुख दर्रे लद्दाख के। एक हो गया खारदुंगला। खारदुंगला भी कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? खारदुंगला लद्दाख में स्थित है। बाकी एक प्रमुख दर्रा चांगला है।
वो भी लद्दाख में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे जाराला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बाकी आप हमसे पूछेंगे देपसांगला कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये प्रमुख दर्रे उत्तराखंड में स्थित है। काराकोरम दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगर आप हमसे पूछेंगे रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, अगर आप हमसे पूछेंगे रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे बारालाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है, जहां से चेनाब नदी का उद्गम स्थल है, वो बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ब्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। बाकी आप हमसे पूछेंगे सिपकिला दर्रा कहां स्थित है? सतलुज नदी जिस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं। ये भी सिपकिला दर्रा भी कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये प्रमुख दर्रे जो हैं ये जरूर नोट करिएगा कॉपी में अपनी, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे लिपू लेक पूछा गया है, तो हो सकता है इस बारे में मुलिंगला पूछ ले, नीतिला पूछ ले, या इसके बारे में लिपुलेक नीत या मानाला पूछ ले। तो ये प्रमुख दर्रे हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि मुलिंग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया उत्तराखंड में राज्य में स्थित है हमारा मुलिंगला दर्रा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरु घाटी, ये सुरु लिखा हुआ है, सुरु घाटी देख लेंगे। सुरु घाटी किस राज्य में स्थित है? सुरु घाटी के बारे में पूछा गया है। सुरु घाटी, यहां पे घाटी लिखेंगे, घाटी, सुरु घाटी है। कहां स्थित है ये मैं करा चुका हूं। घाटियां एग्जाम से पूछ सकते हैं, जब दर्रे पूछे जा सकते हैं तो आपके एग्जाम्स में घाटियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा सुरु घाटी किस राज्य में स्थित है। तो सुरु घाटी दिख रहा होगा, थोड़ा सा कलर जो है वैसा है, तो इसको कल से अगर नहीं दिख रहा होगा तो उसको चेंज कराऊंगा। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड। तो सुरु घाटी के बारे में पूछा किस राज्य में स्थित है। प्रमुख घाटियां मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूं, रिपीट इसलिए करा रहा हूं बार बार कि एग्जाम्स में आपको अलग से टाइम ना देना पड़े, क्लास में ही रिकॉल हो जाए चीजें। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, सुरु घाटी किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो गया लद्दाख में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे धर्मा घाटी कहां स्थित है, धर्मा घाटी के बारे में अगर आप हमसे पूछते हैं, धर्मा घाटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे पूछते हैं सोर घाटी किस राज्य में स्थित है, सोर घाटी के बारे में अगर आप हमसे पूछते हैं तो ये भी कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगर आप हमसे पूछते हैं नेलांग घाटी कहाँ स्थित है, नेलांग घाटी के बारे में, तो नेलांग घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सोर घाटी, धर्मा घाटी, नेलांग घाटी ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। बाकी हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कई घाटी में लिखा चुका हूं। अगर आप उनसे पूछेंगे मरखा घाटी कहां स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है? मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी लद्दाख कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है मरखा घाटी। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, मरखा घाटी कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख। बाकी आप हमसे अगर पूछेंगे लद्दाख के अलावा और एक गलवान वैली भी कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है गलवान घाटी। गलवान घाटी भी लद्दाख में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे नुब्रा घाटी भी कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है। अगर आप हमसे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां पूछेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, मैं करा चुका हूं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में पूछेंगे तो पार्वती घाटी कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है पार्वती घाटी। सांगला घाटी जिसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, मैं करा चुका हूं। सांगला घाटी कहां स्थित है, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस घाटी के नाम से जाना जाता है, बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हमसे पूछेंगे दोस्तों किन्नौर घाटी कहां स्थित है भाइयों, तो किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है किन्नौर घाटी की प्रमुख घाटियां कहां हैं। और लाहौल स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी भी लिख लेंगे। कुल्लू घाटी भी कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये प्रमुख घाटी कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिफू दर्रा कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी मैं करा चुका हूं क्लास में। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। मांडव पहाड़ी में करा चुका हूं क्लास में। मांडव पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी के बारे में पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा हो गया गुजरात, बी ऑप्शन हो गया केरल, सी ऑप्शन हो गया तमिलनाडु, डी ऑप्शन हो गया तमिलनाडु।
कर्नाटक। मांडव हिल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए ऑप्शन है हमारा गुजरात, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है कर्नाटक। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कि मांडव हिल्स किस राज्य में स्थित है। मैं ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा चुका हूं, फिर से रिकॉल करा रहा हूं। हो सकता है गारो खासी जयंतियां पूछा गया है तो इस बार मांडव हिल्स के बारे में पूछ ले, कच्छ हिल्स के बारे में पूछा गया तो हो सकता है इस बार बरदा हिल्स के बारे में पूछ ले, मांडव हिल्स के बारे में पूछ ले, गिरनार हिल्स के बारे में पूछ ले, या गिर हिल्स के बारे में पूछ ले। ये सभी हिल्स एक ही राज्य में स्थित है। हो सकता है सवादी जेबराय हिल्स के, पंचमलाई, सिरूमलाई, इन सभी जवादी सेबराय, इनके बारे में पूछ ले। तो इसका आंसर बताएंगे। इसका मांडव हिल्स का आंसर हो गया गुजरात। कहाँ इसका आंसर हो गया गुजरात। अगर आप हमसे पूछेंगे गुजरात की प्रमुख और घाटियां, तो गुजरात की और प्रमुख घाटियों के बारे में लिखेंगे। बरदा हिल्स कहाँ स्थित है? बरदा पहाड़ी, ये भी गुजरात में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे बरदा के अलावा गिर हिल्स भी गुजरात में स्थित है। कच्छ हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्छ हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी आपके एग्जाम्स में हो सकता है, बार बार मैं करा चुका हूं। गिरनार हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। गिरनार हिल्स कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गिर हिल्स कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये प्रमुख पहाड़ियां, ये सभी कोई पहाड़ी एग्जाम्स, एक इसको नोट जरूर करेंगे, इनमें से कोई भी एक पहाड़ी गुजरात में दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कोई भी एक पहाड़ी दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा। बाकी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। साइलेंट वैली मैं करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगर आप मेघालय की बात करें, मेघालय की जो हिल्स हैं सभी दोस्तों को पता है हमारे कहाँ स्थित है। गारो खासी जयंतियां मेघालय में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे पंचमलाई कहाँ स्थित है, पंचमलाई दोस्तों, तो पंचमलाई तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप हमसे दोस्तों पूछेंगे सिरूमलाई भाइयों पूछेंगे, तो सिरूमलाई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है सिरूमलाई? तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे पंचमलाई सिरूमलाई के अलावा जवादी, तो जवादी भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। सेवराय के बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो सेवराय हिल्स भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार मैं करा रहा हूं क्लास में आपकी, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे पूछेंगे बाबा बुदन की हिल्स, तो ये कर्नाटक में स्थित है। मुलनगिरी इनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक पहाड़, कर्नाटक पठार, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये कर्नाटक पठार। तो ये प्रमुख हिल्स हैं, जरूर नोट कीजिएगा। कर्नाटक पठार, बाबा बुदन की पहाड़ी। अगर आप हमसे पूछेंगे गुजरात की, मैंने आपको करा दी। आंध्र प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां नोट कर लीजिए, बार बार आंध्र प्रदेश की भी एग्जाम्स पे पूछी जा रही हैं लगातार। आंध्र प्रदेश का इस बार आपको हो सकता है यूपी पुलिस में देखने को मिल जाए, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां। तो आंध्र प्रदेश की एक बेलीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत इजी पेपर नहीं आएगा, लेवल ठीक ठाक होगा उसका, इजी टू मॉडरेट होगा, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा, बीच मतलब मॉडरेट लेवल रहेगा एग्जाम का। बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश। पालकोंडा साथियों कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है पालकोंडा। नल्ला मलाई एक पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करेंगे। नल्ला मलाई कहाँ स्थित है? आप लोग बार बार गलत कर देते हो, मैं क्लास में कराता हूँ, आप लोग बार बार गलत कर देते हो। तो नल्ला मलाई भी कहाँ स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मलाई, बालकोंडा, बेलीकोंडा। नगारी हिल्स कहाँ स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नगारी हिल्स भी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ये प्रमुख पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, इनको जरूर नोट करेंगे एक बार। तो ये प्रमुख पहाड़ियां हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा हिल्स के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, इनको जरूर नोट कर लें। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? पालघाट के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। पालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, पालघाट केरल में स्थित है, गुजरात में स्थित है, लद्दाख में स्थित है पालघाट दर्रा। लद्दाख के तो मैंने करा दिए, तो लद्दाख तो नहीं होगा, ठीक है, लद्दाख नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया केरल। पालघाट दर्रा जो है वो केरल में स्थित है। अगर आप हमसे पूछेंगे सेनकोटा गैप कहाँ स्थित है? सेनकोटा मैंने कराया हुआ है। सेनकोटा गैप कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है सेनकोटा गैप? केरल में ही स्थित है सेनकोटा गैप, ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र, जो लास्ट क्लास लगातार लाइव क्लास से जुड़े हैं, जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़े हैं लगातार, वही इसको इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। जो मिस कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, ये बात ध्यान रखें अपने दिमाग में। बाकी आप हमसे अगर महाराष्ट्र के बारे में पूछेंगे तो भोरघाट दर्रा जो है, अगर आप हमसे पूछेंगे भोरघाट, तो भोरघाट जो दर्रा है दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। अगर दोस्तों आप हमसे पूछेंगे थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है, तो थालघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है थालघाट दर्रा? महाराष्ट्र में स्थित है।
ये प्रमुख दर्रे महाराष्ट्र के हैं। बाकी पाल घाट और सनकोटा ये केरल में, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। गुजरात में प्रमुख हिल्स मैंने करा दी, लद्दाख के प्रमुख दर्रे भी हमने करा दिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बाण सागर परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित है। बाण सागर परियोजना के बारे में पूछा गया, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन। बाण सागर परियोजना जरूर पूछी जाती है, सलाल, बगलिहार, दुलस्ती ये सभी पूछी गई हैं। बाण सागर परियोजना वो जरूर क्वेश्चन को चेंज करेगा इस बार, ठीक है। रिहंद पे स्थित है, सोन पे स्थित है, चंबल पे स्थित है, गंडक पे स्थित है। जल्दी से बताएंगे बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जल्दी से। बाण सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, जल्दी किस नदी से संबंधित है बाण सागर परियोजना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी लोग जल्दी से। तो इसका आंसर हो गया साथियों बी ऑप्शन, सोन इज करेक्ट है इसका, जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। कहां से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। बाकी चंबल जो है, गांधी सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करेंगे। गांधी सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। और अगर आप हमसे पूछेंगे जवाहर सागर परियोजना कहाँ स्थित है, ये भी चंबल पर स्थित है। जवाहर सागर भी चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना जरूर नोट करेंगे, चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात के बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी। अब इसका उद्गम स्थल पूछेंगे, उद्गम स्थल चंबल नदी का, तो उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश, मालवा पठार। उद्गम स्थल इसका है जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश, उद्गम स्थल है इसका। तो इसका आंसर हो गया चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी। चंबल नदी से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे प्राकृतिक घड़ियालों का आवास माना जाता है, घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी। गंडक परियोजना, गंडक नदी। तो ये रिहंद परियोजना किस पर है, रिहंद नदी पर है, रिहंद परियोजना। बाकी आपको कुछ प्रमुख और परियोजनाएं बता देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम्स में देखने को ही पूछ, लगातार रिपीटेड की जाती हैं ये प्रमुख परियोजनाएं, क्वेश्चंस में लगातार रिपीटेड हो रही हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आप हमसे पूछेंगे तुलबुल परियोजना, तुलबुल कई बार पूछी गई है, तुलबुल परियोजना हो सकता है यूपी पुलिस में इस बार आपको देखने को मिले। उरी परियोजना, उरी परियोजना और तुलबुल ये एक ही नदी पर है। किस पर है, झेलम पर है। मैं करा चुका हूँ क्लास में, किस पर है, झेलम पर है, ये मैं क्लास में करा चुका हूँ। अगर आप हमसे पूछेंगे तुलबुल उरी के अलावा बगलिहार, ये भी मैं क्लास में करा चुका हूँ। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती ये भी मैं क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी कई लोग गलत करेंगे। बगलिहार और सलाल जो है और दुलहस्ती ये प्रमुख परियोजना कहाँ है, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती ये जो है, दुलहस्ती ये परियोजनाएं ये कहाँ पर हैं, ये चंबल नदी में, सॉरी चंबल नदी कह रहा, चेनाब नदी, चेनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती ये चेनाब नदी पर है। अगर आप हमसे पूछेंगे सलाल, बगलिहार, चेनाब के अलावा अगर आप हमसे पूछेंगे थीन जो परियोजना है, थीन परियोजना, चमेरा परियोजना, ये किस पर है, राबी नदी पर है। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है, मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नागल और नाथपा झाकरी एक ही नदी पर है। किस पर है, सतलुज नदी, सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी किस पर है, सतलुज, ये भी नोट करेंगे, नाथपा झाकरी सतलुज और भाखड़ा नागल भी सतलुज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राकसताल झील से इसका उद्गम स्थल होता है सतलुज नदी का, तो ये जरूर नोट करेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ओरसंग निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है। हो सकता है इस बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिले ओरसंग नदी। ओरसंग निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है, नर्मदा की है, गोदावरी की है, कृष्णा की है, गंगा की है। इनमें से ओरसंग पूछा गया है इस बार एग्जाम्स में, आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। ट्रिब्यूटरी कहते हैं सहायक नदी को, जो मुख्य नदी में आकर मिलती है उसको बोलते हैं सहायक नदी। तो ओरसंग नदी के बारे में पूछा गया है, नर्मदा नदी, ओरसंग, ओरसंग जो नर्मदा की सहायक नदी है या गोदावरी की है या कृष्णा की है या गंगा की है, जल्दी से बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ओरसंग किसकी एक सहायक नदी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया नर्मदा, नर्मदा इज करेक्ट, नर्मदा पर स्थित है ओरसंग, ठीक है। बाकी गोदावरी, बाकी एक और नोट कर लो, तबा भी इसकी एक सहायक नदी है, तबा भी सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। धुआंधार जलप्रपात किस पर स्थित है, अगर आप हमसे पूछेंगे धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो स्थित है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा ये सभी किस पर स्थित है, चंबल नदी पर, सॉरी चंबल नदी नर्मदा नदी पर स्थित है। बाकी आप हमसे पूछेंगे गोदावरी, तो पेन गंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है,
पेन गंगा जो है वो गोदावरी की मैं करा चुका हूँ। बेन गंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, मैं बार बार करा चुका हूँ क्लास में ये, ठीक है। बाकी पेन गंगा, बेन गंगा, पूर्णा, पूर्णा, वर्धा ये कहाँ की हैं? पेन गंगा, सबरी, सबरी, प्रवरा, प्रवरा जो है वो भी किसकी है? प्रवरा, मंजरा, मंजरा भी नोट करेंगे, प्रवरा, मंजरा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी हैं। इंद्रावती, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की लिख लेंगे। कोयना जो है, अगर आप हमसे पूछेंगे कोयना किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की है। भीमा किसकी है? तुंगभद्रा किसकी है? ये कृष्णा की है। हो सकता है पूछ ले तुंगभद्रा, भीमा पूछ ले, भीमा पूछ ले, हो सकता है भीमा पूछ ले इस बार। तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा पूछ ले, कौन सी? घाट प्रभा। मूसी पूछ ले, मूसी, घाट प्रभा ये प्रमुख नदियां, सहायक नदियां किसकी हैं? कृष्णा की हैं, ये भी नोट कर लेंगे। अगर आप हमसे गंगा की पूछेंगे तो गंगा की रामगंगा सहायक नदी हो गई, कौन सी? रामगंगा सहायक नदी हो गई गंगा की। रामगंगा के अलावा एक और नोट कर लीजिए, गोमती हो गई, गोमती किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की हो गई, ठीक है। बाकी गंगा की एक और घाघरा नोट कर लीजिए, घाघरा रामगंगा की, जो कि तिब्बत में से करनाली बोला जाता है। बाकी इसके अलावा गंडक नोट कर लीजिए, गंडक भी गंगा की एक सहायक नदी है। महानंदा भी इसकी एक सहायक नदी है। घाघरा, महानंदा भी एक सहायक नदी है किसकी? गंगा की। तो प्रमुख सहायक नदियां किसकी हैं? गंगा की हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये प्रमुख नदियां किसकी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्न में से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी लोग। निम्न में से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। लोहित, रामगंगा, कोसी, सतलुज, जल्दी से बताएंगे। ए ऑप्शन है लोहित, बी ऑप्शन है रामगंगा, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है सतलुज। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। निम्न में से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग बताएंगे। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी, तो इसका आंसर हो गया लोहित। लोहित इज करेक्ट। बाकी हमने सबकी करवा दी है, लोहित जो है। बाकी सतलुज की और नोट कर लीजिए। क्या सतलुज किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताओ। सतलुज सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सतलुज जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। किसकी है? सतलुज जो है सिंधु की सहायक नदी है, ये भी नोट करेंगे। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सतलुज इनमें से। सतलुज सिंधु की सहायक नदी, तो सिंधु तो नहीं होगी, सिंधु नहीं होगी। बाकी जो कोसी, गंगा की, रामगंगा ये दोनों किसकी हो गई? गंगा की हो गई, अभी मैंने कराया। तो कौन सा बचा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 एलिमिनेशन से भी आप कर सकते थे, मैंने अभी कराया इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वाशिंगटन किस नदी के किनारे? सभी लोग फंसेंगे इस क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो आप लोग फंसेंगे आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग करेंगे। हडसन नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे, डेन्यूब के किनारे है, या टाइबर के किनारे है। इसके इन सबको मैं करा चुका हूं पहले। कौन सा शहर किस नदी के किनारे, इनको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, सभी लोग इसका आंसर जो भी कर रहे हैं गलत। तो इसका आंसर जो ई ऑप्शन मैं नोट करवा दे रहा हूं, पोटोमैक। कौन सी? पोटोमैक रिवर जो है, कौन सी रिवर है? पोटोमैक। इसी के किनारे है कौन सी? वाशिंगटन शहर जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। हडसन के किनारे न्यूयॉर्क है, टेम्स के किनारे लंदन है, डेन्यूब के किनारे बीना, टाइबर के किनारे रोम है, ये मैं करा चुका हूं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इसका आंसर हो गया पोटोमैक। कौन सी नदी किनारे? पोटोमैक नदी, जो कि वाशिंगटन इस नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय जी ने की, ज्योतिबा फूले ने की, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे पूरा लिखेंगे इनका नाम, महादेव गोविंद रानाडे इनका पूरा नाम है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से बताएंगे। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, डी ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग। मैं ये क्वेश्चन क्लास में ही करा चुका हूं पहले से, जिसने क्लास को ध्यान से देखा होगा वो इसका आंसर आसानी से दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 9 है शायद, तो जो भी लास्ट क्लास इसने लगातार अपनी एक कंसिस्टेंसी बना रखी है क्लास देखने की, वो इसका आंसर इजीली कर पाएगा। मैं क्लास में करा चुका हूं, मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट किया है।
कहीं ना कहीं मैंने कराया हुआ है इसको, इसीलिए मुझे ध्यान है इस चीज का। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 का, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे जी ने। बाकी प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है? प्रार्थना समाज की 1867 में आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे दोनों लोगों ने की थी प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज की, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1867 में आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, मैं बार बार करवा चुका हूं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है ये हम देखेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। किसने की इसकी स्थापना थियोसोफिकल सोसाइटी की? जल्दी से बताएंगे। कर्नल हेनरी अल्काट में पेट्रोवना ब्लाबात्स्की, सर सैयद अहमद खान, ज्योतिबा फूले या स्वामी दयानंद सरस्वती? क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे इसका सभी लोग कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर है दोस्तों। क्या आंसर हो गया इसका? ए ऑप्शन इज करेक्ट है। कर्नल हेनरी अल्काट एवं पेट्रोवना ब्लाबात्स्की इसका आंसर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी सर सैयद अहमद खां के बारे में बता चुका हूं। बाकी गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की है। किसकी है? ज्योतिबा फूले की। मैं क्लास में करा चुका हूं, आज फिर से रिकॉल करा रहा हूं। बाकी आपकी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। वही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना जाके बाद में। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है? आर्य समाज 1875, यूपी पुलिस में जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की और लोटो किसने नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की ही पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ये कुछ हमारे बैचेस चल रहे हैं, टारगेट बैच, आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी 2024-25। आप एसएमबाईजेसर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इन बैच को परचेज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा वो देखेंगे। रिडल्स इन हिंदुइज्म, बार बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में कि लेखक है, पुस्तक से क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के ले लो। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे। ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पे लिख लो। कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन और पुस्तक से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। पुस्तक से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, वहां से पुस्तकें जरूर पूछी जाती हैं कि निम्न में से ये पुस्तक किसकी है या निम्नलिखित लेखक में से कौन सी पुस्तक किसने लिखी। इस तरीके से लैंग्वेज का ही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म, इनकी एक और पुस्तक है वो भी ध्यान कर लीजिएगा। इनकी और एक पुस्तक है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट भी इन्हीं की पुस्तक है। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अनहैप्पी इंडिया के बारे में बता चुका हूं, फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी पुस्तक है? ये सभी महात्मा गांधी की पुस्तकें। किसकी हैं? महात्मा गांधी की। मैं करा चुका हूं क्लास में, लगातार रिकॉल करा रहा हूं आपको क्लास में। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? जल्दी से ध्यान देंगे। मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? ए ऑप्शन है कैथरीन मोयो, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, बोस, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? ए ऑप्शन कैथरीन मेयो, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। किसकी पुस्तक है मदर इंडिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं करा चुका हूं, फिर से इसको लेके आया हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स पे पूछी गई है। हो सकता है इस बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, कैथरीन मेयो है किसकी पुस्तक है? कैथरीन मेयो के द्वारा, कैथरीन मेयो। बाकी राम मनोहर लोहिया की लिख लीजिए, द गिल्टी मैन, द गिल्टी मैन, ये पुस्तक किसकी है? राम मनोहर लोहिया की। जल्दी से ये पूछी जा सकती है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इंडियाज पार्टीशन किसकी? द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी पुस्तक है? ये राम मनोहर लोहिया जी की है। किसकी है? राम मनोहर लोहिया जी की। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज
इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है, हो सकता है सर यूपी पुलिस में पूछ ली जाए, यूपी पुलिस में पूछ ली जाए पार्टीशन। ये पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की। सुभाष चंद्र बोस की जरूर लिखेंगे, इंडियन स्ट्रगल में करा चुका हूं, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल किसकी है, सुभाष चंद्र बोस। बाकी कमेंट बॉक्स में बताएंगे लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, लाइफ डिवाइन कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, एक बार बताएंगे लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे हम लोग। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक या संस्थापक कौन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, अंडरलाइन किया मैंने। जुगल किशोर जी हैं, मोतीलाल जी घोष हैं, या फिर श्री अरविंदो हैं, या राजा राम मोहन राय हैं। जल्दी से इसका आंसर देंगे कि अमृत बाजार पत्रिका के लेखक संपादक कौन है, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है, जुगल किशोर जी, मोतीलाल घोष जी, श्री अरविंदो जी, राजा राम मोहन राय जी। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया मोतीलाल घोष। कौन है, मोतीलाल घोष है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक। कौन है, मोतीलाल घोष जी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। बाकी लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की ही पुस्तक है। बाकी मिरातुल अखबार किसका है, बहुत बार पूछा गया, मैं कल की क्लास में भी मैंने रिकॉल कराया था। मिरातुल अखबार किसका है, ये राजा राम मोहन राय का। किसका है, राजा राम मोहन राय का। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। जुगल किशोर उद्दंत मार्डन किसका, जुगल किशोर शुक्ल जी का है। बाकी श्री अरविंदो जी की पुस्तक लाइफ डिवाइन और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये किसकी पुस्तकें हैं, श्री अरविंदो जी की। किसकी, श्री अरविंदो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, ये भी हो सकता है पूछ ले इस बार। लैंड होल्डर सोसाइटी पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, किसी एग्जाम से पूछा गया है। द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, या महात्मा गांधी ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, जल्दी से बताएंगे। द्वारिकानाथ टैगोर जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, महादेव गोविंद रानाडी जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो गया द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। द्वारिकानाथ टैगोर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज 1828 में ब्रह्म सभा, इसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। एकेश्वरवादी संवाद कौमुदी पत्रिका अभी मैंने बताया। बाकी महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा अभी मैंने बताया है किसने की थी, महादेव गोविंद रानाडे जी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे जी ने, महादेव गोविंद रानाडे जी ने किसकी पुस्तक की थी, पूना सार्वजनिक सभा। तो ये फिर हिंद स्वराज की पुस्तक किसकी है, महात्मा गांधी की है, हरिजन पत्रिका। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, जल्दी से बताएंगे। पुलिस व्यवस्था का जनक, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। वारेन हेस्टिंग्स को, क्लाइव को, कॉर्नवालिस को, बेलेजली को। मैं क्वेश्चन क्लास में कराया तो नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैंने बता दिया था आपको कि पुलिस व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, मैं क्लास में बता चुका हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे जल्दी से। 5 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा आप लोगों को, 20 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। ना पता हो आप क्लास में इसका आंसर हमसे पूछेंगे। 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 5 क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क के लिए दूंगा, आप वो घर से करके लाएंगे। ना हो अगर आपको पता हो इसका आंसर मैं क्लास में दूंगा। 5 क्वेश्चंस होमवर्क, इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दें। वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, कॉर्नवालिस, बेलेजली, जल्दी से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। वारेन हेस्टिंग्स जी हैं, क्लाइव हैं, कॉर्नवालिस हैं या बेलेजली हैं, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार कि पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, क्लाइव को माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है, बेलेजली को माना जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो गया कॉर्नवालिस। यही स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त यही लेके आए थे कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाकी आप हमसे पूछे द्वैध शासन का जनक क्लाइव, मैं ये भी क्लास में करा चुका हूँ। द्वैध शासन का जनक किसको कहा गया है, द्वैध शासन का जनक कहा गया है क्लाइव जी को। किसको कहा गया, क्लाइव को। द्वैध शासन जनक क्लाइव को कहा गया है। बाकी आप हमसे अगर पूछेंगे, बाकी आप हमसे पूछेंगे बेलेजली सहायक संधि, सहायक संधि ये यूपी पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है कि सहायक संधि निम्नलिखित किसने लगाई थी, कौन लेकर आया था सहायक संधि का कॉन्सेप्ट, मैंने ये परसों की क्लास में कराया है। बाकी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स
कौन है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स हैं। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये थी हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है पीडीएफ में, वो आप घर से करके लाएंगे। 15 क्वेश्चन हमने क्लास में कराए, कल से फिर 25 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो शानदार तरीके से हमने क्लास की 15 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये आज की क्लास के हमारे। 5 क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, 5 क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कल से हम 25 क्वेश्चंस फिर करेंगे लाइव क्लास। बाकी आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डेली क्लास को देखिए, क्लास को मिस ना करिए। 30 क्वेश्चन आप करके आएंगे, मैं गारंटी इस चीज़ की ले रहा हूँ। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं।